नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम करेंगे इंडिया के मैप के बारे में। आपका 11th क्लास के सिलेबस में जो मैप का काम है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इंडिया के मैप में आएंगी। हमें पता है कि 10 नंबर का मैप बच्चों आपके सिलेबस में है, जिसमें से 5 नंबर का मैप जो है वो इंडिया का है और 5 नंबर का वर्ल्ड मैप से आना है। तो वर्ल्ड मैप के लिए हम एक दूसरी वीडियो बना चुके हैं, जो कि आपके हमारे चैनल पर जा कर के आप देख सकते हैं, और एक छोटी सी वीडियो में आप अपने 5 नंबर पक्के कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया के मैप से कौन कौन से सिलेबस जो है आपके एग्ज़ाम में अब की बार आने वाला है। तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो चैप्टर फर्स्ट की जब हम बात करेंगे बच्चों, तो चैप्टर फर्स्ट जो है वहाँ से आपका आने वाला है भारत का अक्षांशीय विस्तार, उसके बाद भारत का देशांतरीय विस्तार, उसके बाद भारत की मानक समय रेखा या मध्याह्न रेखा, उसके बाद भारत से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं और अंत में भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी। तो चलिए इन सब की बात हम इंडिया के मैप के ऊपर करते हैं। तो जब आप बच्चों इंडिया का मैप देखते हो तो कुछ इस प्रकार से आपको इंडिया का मैप देखने को मिलेगा। तो इंडिया के मैप में या किसी भी मैप में जो इस तरीके से ये लेटी हुई रेखाएं जो आपको दिखाई देती है बच्चों, उनको हम बोलते हैं अक्षांश, अक्षांश रेखा। और जो ये खड़ी रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं उसको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और कहाँ से कहाँ तक। अब ये जो अक्षांश रेखा है, भारत जो है यहाँ इस अक्षांश रेखा से इस अक्षांश के बीच में फैला हुआ है, और अगर हम टोटल बात करें तो ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार में है। यहाँ से लेकर के भारत यहाँ तक फैला हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार। क्या बोलेंगे इसको? भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार ये जो है, ये जो हमें यहाँ दिखाई दे रही है, ये है भारत की मुख्य भूमि। उसके अलावा यहाँ भारत का लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर आपसे भारत की कुल पूरे भारत की बात करें तो भारत को हम यहाँ तक ऐड करेंगे, यहाँ तक। और अगर बात करें आपकी मुख्य भूमि की तो हम भारत को देखेंगे यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं कि यानी कि अक्षांश रेखाओं के हिसाब से भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं मुख्य भूमि की। तो मुख्य भूमि की अगर हम बात करें तो ये है भारत का दक्षिणी बिंदु, और यहाँ ये जो दक्षिण बिंदु है, यहाँ से जो अक्षांश गुजरता है वो है बच्चों, देखो यहाँ लिखा है 8 डिग्री नॉर्थ, लेकिन भारत इससे थोड़ा सा ऊपर है। तो भारत किस पर है? यहाँ इसकी वैल्यू लिखी हुई है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी कि उत्तर। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर के, और आप उत्तर में जब जाओगे तो आप देखोगे कि ये जो भाग है भारत का सबसे ऊपरी भाग है, ये है 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत की मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, यहाँ पर नॉर्थ लिखना नहीं भूलना है बच्चों, क्योंकि भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है। भारत जिस भाग में है दुनिया के वो है उत्तर पूर्वी भाग। तो आपको उत्तर पूर्वी भाग में यानी कि अक्षांश रेखाओं के साथ आपको नॉर्थ लिखना है, और जब देशांतर की बात करेंगे आपको ईस्ट लिखना है, यानी कि आपको पूरब लिखना है। ठीक है, तो मुख्य भूमि का समझ में आया हमें। मुख्य भूमि की जब बात करते हैं तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ कन्याकुमारी, इस भाग का क्या नाम है? कन्याकुमारी। और यही जो है दक्षिणी भारत का सबसे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। और उत्तरी भारत की बात करें कहाँ तक फैला हुआ है? 37 डिग्री 6 मिनट। और दोनों के साथ आप क्या लिखेंगे? नॉर्थ। क्यों लिखेंगे वो मैंने बता दिया। तो ये हुआ भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि का। अगर ये पूछे कि टोटल, तो टोटल में हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल कर लेंगे बच्चों। और वो जो देखते हैं तो हम देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी जो भाग है, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और ये है आपका 6 डिग्री 4 5
मिनट, यानी कि 45 मिनट भी इसको हम बोल सकते हैं। 6 डिग्री 45 मिनट, और मैंने यहाँ नॉर्थ लिख दिया है। तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेकर के आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात हुई। अगर पूछे कि भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आपको लिखना है 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। अगर पूछे कि मुख्य भूमि का, तो आपको बताना है कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं। तो हमें पता है कि देशांतरीय विस्तार क्या होता है। देशांतरीय विस्तार, ये जो खड़ी रेखाएं हैं ये कहाँ तक फैली हुई है, तो उसको हम देखेंगे देशांतरीय विस्तार। और भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है, तो इसलिए हर देशांतर के साथ हम यहाँ पर ईस्ट लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ईस्ट लगाएंगे। तो ये भारत का लेफ्ट साइड में सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो कि गुजरात में है, जिसको हम गौरमाता बोलते हैं। और ये है बच्चों आपका 68 डिग्री 7 मिनट पर। कहाँ है ये? यहाँ पर लिखा हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट। हम इसके आगे लगा देंगे ईस्ट। क्या लगा देंगे? ईस्ट। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। और यहाँ हम लगा देंगे जो सबसे पूर्वी भाग है आपका अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ आपका भाग बनेगा 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है बच्चों, तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो कितना होगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक होगा। इसके साथ साथ ये अक्षांशीय विस्तार के साथ साथ हम इनकी लंबाई की बात कर लेते हैं। तो भारत जब 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में जब फैला हुआ है, तो ये जो भारत की अगर हम उत्तर दक्षिण इस लंबाई की बात करें बच्चों, तो ये है आपकी 3214 किलोमीटर। कितनी है ये है आपकी 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। और अगर हम पूर्व पश्चिम लंबाई की बात करें तो ये है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हुआ भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, अगर आपको वो नहीं पता है, उसके बारे में आपको समझना है, तो हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के ऊपर डाली जा चुकी है। आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें बड़े ही आसानी से आपको अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में समझाया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे के सिलेबस की बात करें, तो उसके बाद आता है बच्चों आपका हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया, देशांतरीय विस्तार हमने कर लिया, अक्षांशीय कर लिया, देशांतरीय कर लिया। उसके बाद हमारा आता है मानक माध्याह्न रेखा। मानक माध्याह्न रेखा को हम बच्चों मानक समय रेखा भी बोलते हैं। वो ऐसी रेखा है जिससे हम समय को मापते हैं। तो ग्रीनविच मीन टाइम से समय को मापा जाता है कि कौन सा समय आगे है। पूर्व का समय वहाँ से आगे होता है और पश्चिम का पीछे होता है। तो भारत, अब आप देखोगे बच्चों कि भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो यहाँ और यहाँ में आप समय में काफ़ी डिफरेंस पाओगे। देशांतर रेखाओं के सहारे समय को मापा जाता है। अगर आपको समय कैसे निकालते हैं ये पता करना है, तो हमारे चैनल पर एक वीडियो डाली गई है, समय एवं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, आप जा करके उसको देख सकते हैं। यहाँ हम बात करते हैं कि भारत का समय जो है, अब यहाँ से मापेंगे तो ये लोग वो कहेंगे कि हमारे वहाँ से दिक्कत आ रही है, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ के लोगों को दिक्कत आएगी। तो भारत के बीचों बीच एक रेखा है बच्चों, गुजरती है देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि ये वाली जो देशांतर रेखा है इसके साथ भी पूर्व लगेगा, क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर पूर्वी गोलार्ध में है। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी अक्षांश रेखा जो है बच्चों, वहाँ से भारत का मानक समय जो है वो मापा जाता है। तो आपको याद रखना है कि भारत का मानक समय जो है वो कहाँ से मापा जाता है? 82 डिग्री 30 मिनट से। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उन राज्यों की बात मैं करूँगा अभी जब हम कर्क रेखा, ये आपकी कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है बच्चों। अभी ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा थी, याद रखना। अगर हम 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करें तो उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। इंग्लिश में उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंकर के नाम से जाना जाता है। ये रेखा भारत को आप देख रहे होंगे उत्तर एवं दक्षिण लगभग बराबर 2 भागों में बांट रहे हैं।
तो हमें हमारे सिलेबस में है ये भी कर्क रेखा और ये आपकी मानक समय रेखा, इन दो रेखाओं के बारे में हमें बात करनी है। तो कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तरी अक्षांश से होकर के गुजरती है, और मानक समय रेखा जो है बच्चों वो आपकी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से होकर के गुजरती है। ठीक है, इस प्रकार अगर हम बात करें कि ये किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, हमें ये देखना जरूरी है। तो चलो इस मैप में हम ये देखते हैं कि भारत की जो सबसे पहले हम अक्षांश रेखा की बात करेंगे। ये आपकी अक्षांश रेखा है, ये आपको दिखाई दे रही है। ये भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरेगी बच्चों। देखते हैं कौन कौन सा। नंबर 1 गुजरात, ये यहाँ राजस्थान के इस नीचे वाले भाग से होकर गुजर रही है। नंबर 2 राजस्थान। नंबर 3 आपका मध्य प्रदेश। नंबर 4 छत्तीसगढ़। 5 आपका झारखंड। 6 आपका पश्चिम बंगाल। 7 आपका त्रिपुरा और 8 आपका मिजोरम। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आपको ये याद करना है कि ये भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। चलो अब इसके बाद अगर हम बात करें भारत की मानक समय रेखा, तो हमने देखा था कि भारत की मानक समय रेखा जो है वो यहाँ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर के गुजरती है। तो ये जिन 5 राज्यों से गुजरती है वो है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका मध्य प्रदेश, तीसरा आपका छत्तीसगढ़, चौथा आपका ओडिशा, ये चूहे के मूसा ओडिशा, और 5वां आपका आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर के बच्चों आपकी मानक समय रेखा यानी कि 82.5 डिग्री जो आपकी पूर्वी देशांतर रेखा है वो गुजरती है। तो फर्स्ट चैप्टर से बात करें तो फर्स्ट चैप्टर से आपके सिलेबस में यही सब चीज़ें थी, और अंत में वहाँ पूछा गया था कि मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु। तो ये है मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी। आप इसको लिख सकते हैं या इसको आप लिख सकते हैं कुमारी अंतरीप। कुमारी अंतरीप जो है वो कन्याकुमारी में है, और वो भारत का मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो चैप्टर 1 के हिसाब से आपका सिलेबस जो है ये पूरा होता है। अगर आपको इससे संबंधित राज्य राजधानियां अगर आपको याद नहीं है, भारत की लोकेशन याद नहीं है, कौन सा राज्य कहाँ पर है ये आपको याद नहीं है, तो आप जा कर के हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ है। एक कहानी के द्वारा पूरे भारत के मैप की लोकेशन आपको याद कराई गई है, और आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। आपको भारत के राज्य राजधानियों की लोकेशन जो है वो याद हो जाएगी, तो आप जा कर के इसको देख सकते हैं। इसके अलावा एक और हमारी वीडियो है जिसमें केंद्र शासित और पड़ोसी देशों के बारे में बताया गया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चैप्टर 1 के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों वो हुआ आपका कंप्लीट। हमने कर्क रेखा के बारे में जान लिया, हमने मानक समय रेखा के बारे में जान लिया, हमने भारत के दक्षिणी भूमि के बारे में जान लिया। तो जो सेकंड चैप्टर से आपके सिलेबस में है, तो सेकंड चैप्टर जो है वो हमारा है संरचना एवं भू आकृतियों से संबंधित। और संरचना और भू आकृति विज्ञान की जब हम बात करते हैं, उस चैप्टर की बात करते हैं, तो हमने वहाँ पर्वतों के बारे में पढ़ा था। कुछ प्रमुख पर्वत हैं, काराकोरम पर्वत, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत एवं पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट, इन सब की बात हमें करनी है। तो चलिए भारत के मैप को ही ले लेते हैं। आपको कुछ इस प्रकार का मैप बच्चों जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो हम एक एक को इसी मैप पर भर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से याद रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे काराकोरम पर्वत की। तो भारत के सबसे उत्तरी भाग में लद्दाख राज्य में ये है आपका स्थित काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग है बच्चों, और सबसे ऊपरी भाग में आपको देखने को मिलती है। इसके नीचे आपको लद्दाख रेंज दिखेगी, उसके बाद आपको जास्कर रेंज दिखेगी। काराकोरम ये सबसे ऊपर आपको काराकोरम, उसके बाद आपको लद्दाख, फिर आपको जास्कर, ये रेंज आपको देखने को मिलेगी। फिर आपको देखने को मिलेगा आपका बृहत हिमालय। हालांकि इतनी चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में है केवल काराकोरम।
मैप में, तो हमें यहाँ आपका काराकोरम याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये हुई आपकी काराकोरम। उसके बाद है गारो, खासी एवं जयंतिया की पहाड़ियाँ। तो आप जब देखोगे मैप में तो आप पाओगे बच्चों कि ये जो भाग है आपका, ये आपका बांग्लादेश है और यहाँ इसके ऊपर मेघालय है। तो मेघालय में यहाँ 3 पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये वाली आपकी होगी गारो, ये आपकी खासी और ये आपकी जयंतिया की पहाड़ियाँ। तो आपको याद कर लेना है कि गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ मेघालय में फैली हुई है। तो मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, आपको यहाँ निशान लगा के हम छोड़ देते हैं ताकि हम इसको बाद में एक बार रिवाइज कर सकें अभी। ठीक है, उसके बाद आपके सिलेबस में क्या था बच्चों देख लेते हैं। उसके बाद आपके सिलेबस में था काराकोरम हो गया, गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ होगी, अरावली पर्वत। ये आपका राजस्थान का भाग, और राजस्थान के इस भाग में यहाँ ये इस तरीके से लगभग दिल्ली के पास तक कुछ इस तरीके से फैली हुई है आपकी अरावली की पहाड़ियाँ। तो अगर आपको एग्ज़ाम में यहाँ कुछ निशान लगा के दे दिया जाए और पूछ लिया जाए, यहाँ लिख दिया जाए ए, और आपसे पूछ ले कि ये कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो आपको लिख देना है बच्चों कि ये अरावली है। ठीक है, तो यहाँ है आपकी अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, उसके बाद सिलेबस में क्या था, उसके बाद था अरावली के बाद विंध्याचल, सतपुड़ा। विंध्याचल की जब हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में यहाँ आपका है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। उस मैं इसको रेड कलर से ले लेता हूँ। यहाँ है आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और इसके नीचे बहती है आपकी नर्मदा नदी, ये जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है, और उसके नीचे है आपका सतपुड़ा रेंज। तो ऊपर आपका विंध्याचल, बीच में आपकी नर्मदा नदी, और उसके नीचे आपका सतपुड़ा रेंज। तो याद रहेगा आपको। उसके बाद पूछा गया है आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। यहाँ ये जो भाग है, ये आपकी एक पर्वत श्रृंखला है भारत के पश्चिमी प्रायद्वीप में, ये है आपका पश्चिमी घाट, और यहाँ है आपका कुछ इस तरीके से टूटा हुआ पूर्वी घाट। पूर्वी घाट क्यों टूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ जो है आकर के वहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, अलग अलग नदियाँ जो हैं यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये जो भाग है जहाँ पर ये पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिले हुए हैं बच्चों, ये है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। क्या है? नीलगिरी, ये आपकी नीलगिरी। तो ये आपका पश्चिम में आपका पश्चिमी घाट, पूर्व में आपका पूर्वी घाट, और दोनों जहाँ मिलेंगे वो है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो ये आपका पश्चिमी घाट, ये आपका पूर्वी घाट, और ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो पहाड़ियों की बात करें तो ये था आपके पर्वत श्रेणियाँ जो आपके सिलेबस में थी। एक बार फिर देख लेते हैं मोटा मोटा क्या क्या था। सबसे ऊपर ये वाला भाग आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी। मेघालय में आपकी 3 गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ। फिर आपका राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ। यहाँ बात करें मध्य भाग में तो ऊपर आपका सतपुड़ा पर्वत, बीच में नर्मदा नदी, फिर आप नहीं सॉरी ऊपर आपका विंध्याचल पर्वत, बीच में नर्मदा नदी, फिर आपका सतपुड़ा। प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में ये आपका पश्चिमी घाट, पूर्व में आपका पूर्वी घाट, दोनों जहाँ मिलेंगे वो आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो ये आपके सिलेबस में था। उसके बाद पर्वत श्रेणियों की अगर हम बात करें वो हमने कर लिया है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद कुछ चोटियां हैं, प्रमुख चोटियां। तो चोटियों की हम बात करते हैं तो केटू, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, नामचा बरवा और अनाईमुडी। केटू, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, नामचा बरवा और अनाईमुडी, ये आपके सिलेबस में है। तो केटू की बात करें तो यही देख लेते हैं पहले हम पर्वत श्रेणियां जो हमने देखी थी। केटू जो है वो है आपकी काराकोरम रेंज में यहाँ। तो ये तो हो गया बच्चों आपकी केटू। केटू के बाद है आपका नंगा पर्वत। नंगा पर्वत आपको देखने को मिलेगा यहाँ। ठीक है,
ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये पीओके में पड़ती है। याद रखना आपको, K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8611 है, लेकिन वो पीओके में पड़ती है। उसके बाद ये आपका नंगा पर्वत 8126 मीटर की ऊंचाई पर। उसके बाद आपके सिलेबस में था कंचनजंगा। कंचनजंगा है आपका यहाँ सिक्किम में, सिक्किम में यहाँ आपका पड़ता है बच्चों कंचनजंगा। अगर हम भारत की बात करें तो ये भारतीय इलाके की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या था सिलेबस में, नंगा पर्वत। नंगा नंगा पर्वत ही था ना। K2 हो गया, कंचनजंगा हो गया, नंगा पर्वत हमने कर लिया, नंदा देवी, नामचा बरवा और अनाईमुडी। तो नंदा देवी है आपका यहाँ उत्तराखंड में। नंदा देवी है आपका यहाँ उत्तराखंड में। यहीं आपको नंदा देवी नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ आपको देखने को मिलेगा बच्चों नामचा बरवा। नामचा बरवा है आपका कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। और बचा हमारा अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी जो है बच्चों, ये जो हमने नीलगिरी की पहाड़ियाँ की थी, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ की थी, उसके नीचे आपकी एक पर्वत श्रेणी है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। और अन्नामलाई की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, उसको हम बोलते हैं बच्चों अनाईमुडी। क्या बोलते हैं हम, अनाईमुडी। तो अनाईमुडी कहाँ है आपका, यहाँ है बच्चों आपका अनाईमुडी। मैं इसको अगर साफ करूँ तो यहाँ है आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ, उसको हम बोलते हैं अनाईमुडी। हाँ, ये दक्षिणी भारत की, अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, ये जो इलाका है इस भारत को हम दक्षिणी भारत बोलते हैं। तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो अनाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पाई जाती है, यहाँ नीचे अन्नामलाई की पहाड़ियों में। तो हमने कौन कौन सी पर्वत चोटियों की बात की बच्चों, सबसे ऊपर K2 जो कि काराकोरम रेंज में है, पीओके में पड़ती है। उसके बाद आपका ये वाला हिस्सा, ये वाली आपकी नंगा पर्वत, यहाँ आपकी उत्तराखंड में नंदा देवी, सिक्किम में यहाँ भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि भारत में पड़ती है वो है आपकी कंचनजंगा, अरुणाचल प्रदेश में आपका नामचा बरवा, और दक्षिण भारत में आपकी अनाईमुडी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो आपको याद करना है बच्चों, हो सकता है आपको यहाँ ABCD लिखा हुआ दिखाई दे और आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी पर्वत चोटी है, तो आप उसको लिख के बता देंगे कि यहाँ पर ये पर्वत चोटी है। उसके बाद आपका कुछ दर्रे हैं, फिर पठार हैं, तटीय मैदान, द्वीप समूह। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक वीडियो में सारी चीज़ों को समझना। तो बच्चों बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम दूसरी वीडियो में करेंगे। अभी आपको याद करना है यही सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं। इनमें से मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जाएगा। आपको कुछ इस तरीके से, मान लो यहाँ एक डॉट लगा दिया जाएगा और लिख दिया जाएगा A, और आपको बताना है कि ये कौन सी पर्वत की चोटी है, कौन सी पर्वत चोटी है। तो आपको बताना है कि ये कौन सी पर्वत चोटी है। आपका आज के लिए होमवर्क यही है कि आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कौन सी पर्वत चोटी ये है। दूसरा, यहाँ पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो आपको बच्चों बताना है कि ये कौन सी पर्वत श्रेणी है। ये कौन सी पर्वत श्रेणी है, आपको कमेंट बॉक्स में C मैं लिख देता हूँ, आपको लिख करके बताना है कि ये कौन सी पर्वत श्रेणी है। इसके अलावा यहाँ पर D आपकी कौन सी पर्वत चोटी है। तो ये आपका आज का होमवर्क है बच्चों। दूसरी वीडियो जो है हम बनाएंगे जल्द ही, जिसमें आपको बचा हुआ सारा का सारा सिलेबस जो है मैप से रिलेटेड करवा